हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ना केवल बोर्ड एग्जाम है बल्कि आपका क्वार्टरली एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, सभी के लिए आप देखेंगे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके 2 अंकों वाले क्वेश्चन हो या आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखना है। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो डेफिनेट रूप से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आपसे ना बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको कौन कौन से भाग के बारे में पढ़ना है। तो किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक वृषण यानी कि टेस्टिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृषण यानी कि टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस की संरचना कैसी होती है, टेस्टिस के कार्य क्या होते हैं और टेस्टिस के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी डिटेल में कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सहायक नलिकाओं के बारे में। सहायक नलिकाओं में बहुत सारे यहां पे आएंगे, जैसे मूत्र मार्ग हो गया, इसके अलावा वासा इफ्रेंसिया हो गया, वृषण पालिका हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे आप देखेंगे कि जो सहायक नलिकाएं होती है जो कि वृषण की संरचना के अंतर्गत आती हैं, उनको पूरा का पूरा हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे बाह्य जननांग। तो बाह्य जननांग में हम किसके बारे में देखेंगे, बाह्य जननांग में हम देखेंगे पेनिस यानी कि शिश्न क्या होता है, ठीक है, और शिश्न का कार्य क्या है, इसकी संरचना वगैरह देखेंगे। फिर कुछ हम सहायक ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, इसके बाद हम सहायक ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। तो सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत हम 3 इंपोर्टेंट ग्रंथियां देखेंगे, जिसमें पहली इंपोर्टेंट ग्रंथि होती है काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पहली इंपोर्टेंट ग्रंथि हम पढ़ेंगे काउपर ग्रंथि के बारे में। दूसरी जो इंपोर्टेंट ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो दूसरी जो इंपोर्टेंट ग्रंथि है वो है शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल। इसके बाद तीसरी जो इंपोर्टेंट ग्लैंड है वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, तीसरी जो इंपोर्टेंट ग्रंथि हम पढ़ेंगे वो है प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत हम यहाँ पे 3 इंपोर्टेंट ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काउपर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके बाद हम सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, इसके क्या क्या फंक्शंस यानी कि कार्य होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण की यानी कि टेस्टिस की। तो वृषण या टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको यह देखना है कि वृषण यानी कि टेस्टिस की जो उत्पत्ति होती है यानी जी इसका ओरिजिन कहां से होता है, ठीक है। तो वृषण की जो उत्पत्ति होती है ये कहां से होती है, तो आपको याद रखना है कि जो वृषण की उत्पत्ति होती है ये होती है मीसोडर्म से। कहां से होती है, ये होती है मीसोडर्म से, ठीक है। कहां से होती है, मीसोडर्म से। तो जब किसी मानव का भ्रूणीय विकास होता है तो उसमें अंत में जाके आप पढ़ेंगे कि 3 लेयर बनती है, ठीक है, जिसमें जो बीच वाली होती है उसको हम बोलते हैं मीसोडर्म, बाहरी वाली परत होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। तो मीसोडर्म वाले भाग से आपको याद रखना है कि वृषण की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन होता है। तो वृषण की उत्पत्ति कहां से होती है, तो मीसोडर्म से होती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, मीसोडर्म से होती है। फिर आपको याद रखना है कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो किसी भी टेस्टिस की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं स्थित यानी कि पोजीशन के बारे में, हमारा वृषण स्थित कहां होता है, इसकी पोजीशन क्या है, कहां पे स्थित होता है। तो आपको याद रखना है कि जो मानव के अंदर वृषण उपस्थित होता है ये कहां होता है, उदर गुहा के बाहर। किसके बाहर, उदर गुहा के बाहर, यानी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, उदर गुहा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एब्डोमिनल कैविटी। तो उदर गुहा के बाहर मानव में अगर कोई पूछे कि वृषण कहां स्थित होता है तो ये स्थित कहां होता है, वृषण उदर गुहा के बाहर। तो उदर गुहा के बाहर कहां स्थित होता है, तो आपको याद रखना है वृषण कोश में। कहां स्थित होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि भ्रूण की जो मीसोडर्म होती है वहां से उत्पत्ति होती है वृषण की। लंबाई चौड़ाई का रेशियो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको पोजीशन में आ जाना है। तो कहां स्थित होते हैं, तो वृषण स्थित होते हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा के बाहर, ठीक है। तो उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है जहां पे वृषण जो है उपस्थित होते हैं,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वृषण कोष। तो वृषण कोष का जो तापमान होता है ये शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो वृषण होते हैं, ठीक है, पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मान के चलिए 2 अंकों में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन डेफिनेट रूप से मिलेगा। तो पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बाहर स्थित होते हैं, क्यों? तो देखिए जो उदर गुहा होता है, बाहर स्थित होते हैं, क्यों? तो ये तो हमारा क्वेश्चन है कि पुरुषों में जो उदर गुहा होती है उस उदर गुहा के बाहर वृषण स्थित होते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? तो आपको सिंपल सा मेथड यहां पे बताना है कि जो वृषण कोष होता है, जो वृषण कोष होता है, क्योंकि वृषण कहां स्थित होते हैं? वृषण कोष में स्थित होते हैं। उदर गुहा के बाहर क्या होता है? उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है, और उस थैलीनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? उस थैलीनुमा संरचना को हम बोलते हैं वृषण कोष, यानी कि स्क्रोटम। तो सिंपल सा आंसर आपको लिखना है कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि जो वृषण कोष होता है, वृषण कोष का जो तापमान होता है, इसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसका जो तापमान होगा, वृषण कोष का जो तापमान होता है ये शरीर के तापमान से, आपको याद रखना है, शरीर के तापमान से, यानी शरीर के टेम्परेचर से, शरीर के तापमान से, आपको याद रखना है, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। तो सिंपल सा आंसर आपको लिखना है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं, क्योंकि वृषण कोष का जो तापमान होता है ये शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी वृषण कोष का जो तापमान होता है वो बॉडी के टेम्परेचर के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। और ये टेम्परेचर किसके लिए आवश्यक है? ये टेम्परेचर आवश्यक है किसके लिए? शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए। किसके लिए? शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए। यानी जो स्पर्म होता है, जो नर युग्मक होता है, उस नर युग्मक का परिपक्वन जो होता है उसके लिए आवश्यक है कि तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो? कम हो, ठीक है। तो शुक्राणु के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है ये तापमान, ठीक है, शुक्राणु के परिपक्वन के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि किसी भी पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं, क्योंकि वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए, ठीक है, क्या होता है? शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है, आवश्यक होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेट रूप से कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? तो आपको बताना है पुरुषों में वृषण जो है वृषण कोष में स्थित होते हैं, यानी कि उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। बस इसीलिए पुरुषों में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। तो यह पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रखना है। यहां पे आकृति की भी बात करते हैं, किसकी? वृषण की जो आकृति होती है कैसी होती है? वृषण की आकृति होती है अंडाकार। इसके बाद अगर वृषण के रंग की बात की जाए, ठीक है, तो इसका रंग यानी कि कलर कैसा होता है? तो वृषण का रंग होता है कैसा? पिंक कलर का। कैसा होता है? वृषण का जो रंग होता है वो पिंक कलर का होता है, यानी कि गुलाबी रंग का दिखता है। इतनी सारी पॉइंट आपको क्लियर। अब यहां पे पूछा गया वृषण के कार्य, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी 2 अंकों के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृषण के 2 इंपोर्टेंट कार्य हैं, ठीक है, आपको याद रखना है वृषण के 2 इंपोर्टेंट कार्य हैं। वृषण का जो पहला इंपोर्टेंट कार्य है, ठीक है, वृषण का जो पहला इंपोर्टेंट काम है वो तो यही है कि नर युग्मक जो होता है यानी शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है, किसका निर्माण करना? शुक्राणु निर्माण करना। तो शुक्राणु निर्माण करना ये पहला इंपोर्टेंट कार्य होता है किसका? वृषण का। तो वृषण का पहला कार्य आपको लिखना है कि शुक्राणु का निर्माण करना। और दूसरा जो आपको कार्य लिखना है, दूसरा कार्य आपको यह लिखना है कि जो मेल सेक्स हार्मोन्स होता है जिसको आप बोलेंगे नरलिंग हार्मोन, ठीक है, तो नरलिंग हार्मोन का सिक्रेशन करना। जो नरलिंग हार्मोन्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं?
जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, यह भी किसका काम है? यह भी कार्य है वृषण का। तो नरलिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, ठीक है, नरलिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, ठीक है, यानी कि नरलिंग हार्मोन्स का स्रावण करना। ये दो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं किसके? वृषण यानी कि टेस्टिस के। तो वृषण के दोनों इंपॉर्टेंट कार्य आपको याद रखना है। पहला है शुक्राणु का निर्माण करना, दूसरा है नरलिंग हार्मोन्स का स्रावण। और अगर आपसे कोई पूछे कि नरलिंग हार्मोन्स कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। तो दो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं वृषण के, शुक्राणु का निर्माण करना और नरलिंग हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। तो वृषण के दोनों कार्य इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी की पूरी वृषण की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो हम कवर करा रहे हैं उसको भी आपको साथ साथ में कवर करना है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारे बनने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ना केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास वृषण नाशन यानी कि कैस्ट्रेशन। ये शब्द का मतलब क्या है भैया? ठीक है, इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि शल्य क्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? सर्जरी के माध्यम से, यानी कि शल्य क्रिया के माध्यम से। तो शल्य क्रिया के माध्यम से अगर हम वृषण को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से? शल्य क्रिया के माध्यम से। तो शल्य क्रिया के माध्यम से वृषण को बाहर निकालना, ठीक है, शल्य क्रिया के माध्यम से वृषण को बाहर निकालना, यही कहलाता है कैस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि वृषण नाशन, ठीक है। तो शल्य क्रिया के माध्यम से वृषण को बाहर निकालना, ठीक है, वृषण को बाहर निकालना, यह कहलाता है कैस्ट्रेशन। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो शल्य क्रिया के माध्यम से जब हम वृषण को बाहर निकाल देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वृषण नाशन यानी कि कैस्ट्रेशन बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टोआर्किडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोआर्किडिज्म। तो क्रिप्टोआर्किडिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोआर्किडिज्म का मतलब होता है कभी कभी आप देखेंगे किसी भी पुरुष के अंदर जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा में ही रह जाते हैं, उदर गुहा के बाहर नहीं आ पाते हैं। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म, ठीक है। तो क्रिप्टोआर्किडिज्म का मतलब है, आपको याद रखना कि वृषण का कभी कभी जो वृषण होते हैं, ठीक है, ये वृषण जो है वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं। तो वृषण जो है वृषण कोष में जब नहीं उतर पाता है, ठीक है, तो वृषण, ठीक है, वृषण का वृषण कोष में ना उतरना, ठीक है, वृषण का वृषण कोष में ना उतरना, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म, ठीक है, ना उतरना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के अंदर आप देखेंगे कि जो वृषण होता है ये उदर गुहा में ही रह जाता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में नहीं उतर पाता है। तो वृषण का वृषण कोष में ना उतर पाना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रिप्टोआर्किडिज्म। तो दोनों जो इंपोर्टेंट टर्म है इनका मतलब आपको पता चल गया और ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल भी यहां पे हमने दे रखे हैं, जैसे यहां पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रैट। रैट के अलावा आप देखेंगे बैट यानी चमगादड़। चमगादड़ क्या होता है? बैट माने होता है चमगादड़, और रैट मतलब हो गया तो चूहा। तो चूहा, चमगादड़ और ऊटर, ऊटर को हम बोलते हैं उद्विकार, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो तीन एनिमल होते हैं, रैट हो गया, बैट हो गया और ऊटर, इनमें आप देखेंगे कि जो वृषण होते हैं ये केवल और केवल जनन काल के समय ही कहां आते हैं? वृषण कोष में उतरते हैं। यानी बाकी समय इनके वृषण कहां रहेंगे? उदर गुहा में रहेंगे। और जैसे ही जनन काल का समय आएगा, जैसे ही इनमें प्रजनन का समय आएगा, तो प्रजनन के समय यानी कि जनन काल के समय इनके वृषण कहां उतर जाएंगे? वृषण कोष में उतर जाएंगे। और बाकी समय इनके वृषण कहां रहते हैं? उदर गुहा में ही रहते हैं। केवल और केवल जनन काल के समय ही नीचे वृषण कोष में उतरते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, रैट, बैट और ओटर, इनमें केवल और केवल जनन काल के समय में ही वृषण जो है वृषण कोष में उतरते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल आपको यहां पे ध्यान में रखना है। और ये एग्जाम्पल किसके हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे व्हेल मछली हो गई, हाथी हो गई, इसके अलावा डॉल्फिन मछली हो गई, वह कुछ प्रोटोथीरियन। प्रोटोथीरियन किसको बोलते हैं? जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ठीक है। स्तनधारी आमतौर पे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन प्रोटोथीरियन कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं जो कि डायरेक्ट किसको जन्म देते हैं? जो कि अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो प्रोटोथीरियन का मतलब यही होता है कि अंडे देने वाले स्तनधारी, जैसे एकिडीना हो गया, ठीक है,
प्लेटिपस हो गया, प्लेटिपस और एकिडीना, ये बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोटोथेरियन के। तो कुछ प्रोटोथेरियन हो गए, हाथी हो गई, व्हेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, इनमें जो वृषण होते हैं ये हमेशा वृषण कोश में ही स्थित होते हैं, कभी भी ये हमेशा उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। ठीक है, कहां स्थित होते हैं? उदर गुहा में। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है कि जो हाथी हो गई, डॉल्फिन हो गई, इसके अलावा सील हो गई और जो प्रोटोथेरियन होते हैं, इनमें जो वृषण होते हैं वो हमेशा उदर गुहा में ही स्थित होते हैं, ये कभी भी वृषण कोश में नहीं उतरते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, हाथी का स्पेशली आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी में जो वृषण है ये हमेशा उदर गुहा में ही स्थित रहता है, कभी भी उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि व्हेल मछली हो गई, हाथी, डॉल्फिन और कुछ प्रोटोथेरियन, इनमें जो वृषण होते हैं ये हमेशा कहां रहते हैं? ये हमेशा कहां रहते हैं? उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहां पे आपको क्या लिख लेना है? यहां पे आपको लिख लेना है क्या? यहां पे आपको लिखना है उदर गुहा में। कहां रहते हैं? उदर गुहा में। तो इनमें जो वृषण होते हैं ये हमेशा उदर गुहा में ही रहते हैं, ये वृषण कोश में नहीं उतर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि जो वृषण कोश होता है ये उदरी गुहा में एक सक्रिय नलिका द्वारा जुड़ी होती है। जो वृषण कोश होता है ये उदर गुहा के माध्यम से एक सक्रिय नलिका के माध्यम से जुड़ा होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं? वक्षण नाल बोलते हैं। थोड़ा सा आपको यहां पे डायग्राम के थ्रू समझना है। जैसे ये मान लीजिए क्या हो गया, ये मान लीजिए स्क्रोटम हो गया, ये क्या हो गया? स्क्रोटम हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया वृषण कोश। क्या बोल दिया हमने? वृषण कोश। तो वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम। अब वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं क्या? वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं वृषण यानी कि टेस्टिस। तो ये मान लीजिए क्या है? टेस्टिस यानी कि वृषण। तो अब क्या कह रहा है कि ऊपर मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है, यहां पे ये वाला पार्ट ऊपर जो है ये क्या है? वृषण गुहा, उदर गुहा। तो उदर गुहा वाला ये पार्ट है। अब कह क्या रहा है कि ये जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा से एक सक्रिय नलिका के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा से एक सक्रिय नलिका के माध्यम से जुड़े होते हैं इस प्रकार से। या आप ऐसा कह सकते हैं कि वृषण कोश जो होते हैं ये उदर गुहा से एक सक्रिय नलिका के माध्यम से जुड़े होते हैं और इस नलिका को हम बोलते हैं वक्षण नाल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं वक्षण नाल। ये है वक्षण नाल। ठीक है, तो हमने सिंपल सी बात आपको क्या बताई? हमने आपको बताया कि वृषण कोश जो होते हैं ये उदर गुहा से एक सक्रिय नलिका के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? वक्षण नाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा वृषण कोश है और क्या कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वृषण कोश होता है, ये जो वृषण कोश है ये एक थैलीनुमा संरचना होती है और ये वृषण कोश जो है उदर गुहा से एक सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से जुड़ा होता है और इन सक्रिय नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वक्षण नाल। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वक्षण नाल। और एक पॉइंट और आपको नोट करना है कि जो वृषण होता है ये वृषण कोश से, जो वृषण होता है ये भी वृषण कोश से जुड़ा होता है इस प्रकार से एक नलिका के माध्यम से और इस संरचना को हम बोलते हैं गोवर नैकुलम। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गोवर नैकुलम। ठीक है, गोवर नैकुलम। तो गोवर नैकुलम के माध्यम से आपको याद रखना है कि जो वृषण होता है ये वृषण कोश से, ठीक है, ये तो वृषण हो गया और ये हो गया हमारा वृषण कोश। तो वृषण जो होते हैं ये वृषण कोश से इस प्रकार से धागे नुमा संरचनाओं के माध्यम से जुड़े होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? गोवर नैकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोवर नैकुलम बोलते हैं। ठीक है, गोवर नैकुलम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो वृषण होते हैं ये वृषण कोश से एक रचना के द्वारा जुड़े होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गोवर नैकुलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोवर नैकुलम बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर कि जो वृषण होते हैं ये वृषण कोश से एक संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं गोवर नैकुलम। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि जो हमारा वृषण होता है, ठीक है, जो वृषण होता है हमारा ये वृषण कोश से एक रचना के द्वारा जुड़ा होता है जिसको गोवर नैकुलम कहते हैं और ये जो वृषण कोश होता है ये उदर गुहा से एक रचना के द्वारा जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं वक्षण नाल। ठीक है, तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है कि वृषण को घेरे हुए ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परत जो है पाई जाती है। ठीक है, यहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है।
तो वृषण को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है। कौन सी लेयर घेरी रहती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये वृषण की संरचना आपको समझनी है। वृषण की संरचना को आपको याद रखना है कि वृषण की संरचना को चारों ओर से, ये देख सकते हैं आप लोग, वृषण की संरचना को चारों ओर से एक लेयर घेरी हुई है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो वृषण की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आपको याद रखना है वृषण की गुहा इस ऊतक की पट्टियों द्वारा 250 पालियों या वेश्मों में विभक्त हो जाती है जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यहां पे आपको समझना है कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत है ये अंदर साइड धंस जाती है और अंदर साइड धंस करके इसके ऊतक किसका निर्माण करते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कि वृषण पालिका का निर्माण करते हैं। तो ये आप देखेंगे ये संरचना अंदर साइड थोड़ा धंस जाएगी और अंदर साइड धंस करके इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर से जो हमने शो कर रखा है, येलो कलर से, ये इनको हम बोलते हैं वृषण पालिका। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं वृषण पालिका। तो वृषण पालिका की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। एक वृषण के अंदर जो वृषण पालिका की संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 होती है। तो आपको याद रखना है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर साइड धंस करके 250 कोष्ठों में बढ़ जाती है और इन 250 कोष्ठों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वृषण पालिका। क्या बोलते हैं? वृषण पालिका बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो यह चीज आपको याद रखना है कि वृषण की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये अंदर साइड आकर के इसके ऊतक कई सारे कोष्ठों में यानी कई सारे वेश्मों में बढ़ जाते हैं और इन कोष्ठों को हम क्या बोलते हैं? इन कोष्ठों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब आपको देखना है कि हर एक वृषण पालिका के अंदर, जैसे ये एक वृषण पालिका हो गई, तो एक वृषण पालिका के अंदर आपको याद रखना है एक वृषण पालिका के अंदर 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। कितनी? एक वृषण पालिका के अंदर 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है यानी कि 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है पाए जाते हैं। तो एक वृषण पालिका के अंदर कितने शुक्र जनन नलिका हो गए? 3। तो टोटल यहां पे आपको पता है कि टोटल जो है 250 जो है वृषण पालिकाएं होती है। यानी इस प्रकार से ये जो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। तो जब 250 होंगे कोष्ठों की संख्या और एक कोष्ठ के अंदर 3 शुक्र जनन नलिका होती है तो टोटल 250 कोष्ठों के अंदर टोटल 750 शुक्र जनन नलिकाएं हो जाएगी। तो शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 750। ठीक है, तो एक वृषण के अंदर आपको याद रखना है कि 750 शुक्र जनन नलिकाएं जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो वृषण की संरचना में आपको देखना है कि वृषण की संरचना में सबसे पहले तो हमने क्या बताया कि चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है, उस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर। फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर के जो ऊतक होते हैं अंदर साइड आ करके कई सारे कोष्ठों में या कई सारे वेश्मों में बढ़ जाते हैं और उन कोष्ठों को हम बोलते हैं वृषण पालिका। वृषण पालिका की संख्या होती है 250। फिर हमने क्या बताया कि वृषण पालिका के अंदर, एक वृषण पालिका के अंदर लगभग 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। तो जब टोटल 250 वृषण पालिकाएं हैं तो 250 वृषण पालिकाओं के अंदर टोटल 750 हमारे पास क्या हो जाएंगे? शुक्र जनन नलिकाएं हो जाएगी। तो शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या टोटल कितनी होती है? एक वृषण के अंदर 750। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। 3 पॉइंट आपके क्लियर। पहला पॉइंट तो ये कि वृषण की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी है जिसको हम बोल दिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर हमने क्या कहा कि वृषण की संरचना के अंदर आपको कई सारे कोष्ठ दिखाई देते हैं और इन कोष्ठों को हम बोलते हैं वृषण पालिका। क्या बोलते हैं? वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इन वृषण पालिकाओं के अंदर, एक वृषण पालिका के अंदर 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। तो टोटल 250 वृषण पालिकाएं होती है। तो टोटल 250 वृषण पालिकाओं के अंदर 750 शुक्र जनन नलिकाएं जो है पाई जाती है। तो 4 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, जिनको आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। ठीक है, तो हमने आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करा दिया। सबसे पहले हमने क्या बताया कि वृषण की संरचना को घेरे हुए ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परत पाई जाती है। फिर हमने क्या बताया
कि वृषण की इस गुहा में जो ऊतक होते हैं इनकी पट्टियों द्वारा 250 पालियां बन जाती है और इन 250 पालियों को हम क्या बोलते हैं, वृषण पालिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वृषण पालिका बोलते हैं। फिर प्रत्येक पाली में, प्रत्येक जो वृषण की पालिका होती है, प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं बोलते हैं, यानी कि सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो वृषण पालिकाएं होती है इनके अंदर 3 की संख्या में लगभग शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है और शुक्र जनन नलिकाओं को हम बोलते हैं सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है यही जो होती है वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। आपको याद रखना है कि यही जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 750 होती है और इन शुक्र जनन नलिकाओं को ही हम क्या बोलते हैं, वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो यहां तक का पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या कहा भैया, सिंपल सी बात हमने आपको बताई कि वृषण की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हमने ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोल दिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत के अंदर आपको कई सारे कोष्ठ दिखाई देते हैं, उन कोष्ठों को हम बोलते हैं वृषण पालिका, जिनकी संख्या होती है 250। फिर एक वृषण पालिका के अंदर 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती है। ठीक है, तो टोटल शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 750। ठीक है, और ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है यही जो है वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इन नलिकाओं के बीच बीच में अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है ना, इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और लीडिंग कोशिकाओं का काम क्या होता है, लीडिंग कोशिकाओं का काम होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। किसका सिक्रेशन करना, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करना है कि जो वृषण की शुक्र जनन नलिकाएं होती है इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है और यही लीडिंग कोशिकाएं, जिनको हम अंतराली कोशिकाएं भी बोलते हैं, यही लीडिंग कोशिकाएं जो है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती है, क्या बोला हमने, लीडिंग कोशिकाएं। तो लीडिंग कोशिकाओं का काम क्या है, लीडिंग कोशिकाओं का काम क्या होता है भैया, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं जो है ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या करती है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, यानी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करती है। ठीक है, तो शुक्र जनन नलिकाओं की अगर हम संरचना भी देखते हैं तो शुक्र जनन नलिकाओं की संरचना में हमको यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देंगे तो वो थोड़ा सा आपको नोट डाउन करना है यहां पे। ठीक है, यहां पे आपको 2 लेयर दिखाई देगी। कितनी लेयर दिखाई देगी, 2 लेयर दिखाई देगी। ठीक है, ये 2 लेयर हो गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है और ये लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरॉन ही एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो किसी भी मेल के अंदर या किसी भी नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक अंगों के आसपास बालों का उगना, ये सब क्या होते हैं, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको याद रखना है। ठीक है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन जिम्मेदार होता है मेल के अंदर, तो हमेशा आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरॉन। और इस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन कहां से होता है, तो आपको याद रखना है लीडिंग कोशिकाओं से होता है। और लीडिंग कोशिकाएं कहां पे पाई जाती है, तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है आपको याद रखना है कि ये शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम किसी शुक्र जनन नलिकाओं की संरचना को देखते हैं, ठीक है, अगर हम किसी शुक्र जनन नलिका की अगर हम संरचना को देखते हैं, ठीक है, शुक्र जनन नलिका, तो शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या में आपको 2 तो लेयर दिखाई देती है। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं को चारों तरफ से एक बाहरी तरफ से लेयर घेरी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं, ये जो बाहरी वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया।
ठीक है, ट्यूनिका प्रोप्रिया। तो ये ट्यूनिका प्रोप्रिया लेयर होती है जो कि शुक्र जनन नलिकाओं को चारों तरफ से घेरी रहती है। फिर इसके अंदर भी एक लेयर होती है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो इस लेयर को हम बोलते हैं जनन उपकला। क्या बोलते हैं? इस लेयर का नाम है जनन उपकला, या इंग्लिश में आप लोग इसको बोल सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या लिख सकते हैं आप लोग? जर्मिनल एपिथेलियम। तो किसी भी शुक्र जनन नलिकाओं की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र जनन नलिकाओं को दो लेयर घेरी रहती है, ठीक है। एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया और दूसरा होता है जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी भी शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर अगर कोई शुक्र जनन नलिका है तो उसके अंदर हमको दो कोशिकाएं दिखाई देती है। कितनी कोशिकाएं दिखाई देती है? किसी भी शुक्र जनन नलिका के अंदर हमको दो कोशिकाएं दिखाई देती है, दो कोशिकाएं, ठीक है, यानी कि दो सेल हमको दिखाई देती है, दो कोशिकाएं हमको दिखाई देती है, ठीक है, जिसमें से एक सेल का नाम है शुक्रजनक कोशिका, ठीक है। तो शुक्रजनक कोशिका होती है, एक पहली कोशिका हो गई, और दूसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। क्या होती है? दूसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिकाओं का अगर आप आकार देखेंगे तो इस प्रकार से लंबी लंबी कोशिकाएं होती है, ठीक है, इस प्रकार से लंबी लंबी कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। तो शुक्र जनन जो नलिका है, इस शुक्र जनन नलिका की संरचना अगर हम देखते हैं तो हमको दो लेयर दिखाई देती है। बाहरी लेयर ट्यूनिका प्रोप्रिया, आंतरिक लेयर जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक। फिर इसके अंदर दो कोशिकाएं नजर आती है। शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर दो कोशिकाएं होती है, ठीक है, एक तो हो गई सर्टोली कोशिकाएं और दूसरी जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, दूसरी जो कोशिकाएं होती है इनको हम बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका। तो ये जो कोशिकाएं हैं ना, इनको हम बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका, ठीक है, शुक्रजनक कोशिका, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया सेल, सिंपल सी बात है, आप लोग इसको स्पर्मेटोगोनिया सेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है शुक्रजनक कोशिका। तो शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर आपको याद रखना है कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। कौन कौन सी कोशिका? तो एक होती है शुक्रजनक कोशिका और दूसरी होती है क्या? दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। दोनों कोशिकाओं के कार्यों को भी हम समझ लेते हैं। तो सर्टोली कोशिका जो होती है ये क्या करती है? सर्टोली कोशिका जो है पोषण देने का काम करती है, ठीक है। सर्टोली कोशिका का काम क्या है? पोषण देना। किसको पोषण देना? तो शुक्राणु को पोषण देना, ठीक है। तो सर्टोली कोशिका का अगर कोई आपसे काम पूछे, ठीक है, सर्टोली कोशिका के अगर कार्यों की हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि सर्टोली कोशिकाओं का जो काम होता है, सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है क्या? सर्टोली कोशिका का काम होता है पोषण देना। क्या देना? पोषण देना। किसको पोषण देना? तो ये पोषण देती है सर्टोली कोशिकाएं किसको? शुक्राणुओं को यानी कि स्पर्म को। तो स्पर्म को यानी कि शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करती हैं? तो पोषण देने का काम करती हैं सर्टोली कोशिकाएं जो कि शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो शुक्रजनक कोशिकाएं हैं, ये जो शुक्रजनक कोशिकाएं हैं इनका काम भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका काम ही होता है शुक्राणु का निर्माण करना। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? तो आपको याद रखना है शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? तो शुक्राणु का निर्माण आपको यह पता चल गया कि शुक्रजनक कोशिका करती है। कौन सी कोशिका? शुक्रजनक कोशिका करती है। तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है और इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्रजनक कोशिका होती है और यही शुक्रजनक कोशिका जो है किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है, ठीक है। और इन शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करता है? तो सर्टोली कोशिकाएं करती है। तो सर्टोली कोशिका का भी काम आपको पता चल गया, शुक्रजनक कोशिकाओं का भी काम आपको पता चल गया और जो इसके बाद हमारी लीडिंग कोशिका थी इसका भी काम आपको पता चल गया। इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो नर के अंदर जो लैंगिक लक्षणों का विकास होता है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों?
क्योंकि लैंगिक लक्षणों का विकास होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा। तो जब लीडिंग कोशिकाएं ही नष्ट हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, और जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि नर के अंदर जो लैंगिक लक्षण है उनका विकास रुक जाएगा। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा कि शुक्रजनन जो कोशिका होती है, शुक्रजनन जो नलिकाएं होती है, इनको दो लेयर घेरी रहती है, ट्यूनिका प्रोप्रिका और जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि जनन उपकला। फिर शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर दो कोशिकाएं होती है, एक होती है सर्टोली कोशिका और एक होती है शुक्रजनक कोशिका। शुक्रजनक कोशिका का काम होता है शुक्राणु निर्माण करना, सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है, सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यहां तक का पॉइंट हमने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है इनको हम वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक है। और इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है जो कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। फिर प्रत्येक शुक्रजनन नलिका के चारों ओर झिल्ली-नुमा आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ट्यूनिका प्रोप्रिया बोलते हैं, ठीक है। ट्यूनिका प्रोप्रिया बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे जनन उपकला की लेयर पाई जाती है जो कि हमने आपको कवर करा दिया, ठीक है। हमने आपको यहां पे पूरा का पूरा कवर करा दिया, ये हमने आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया हो गई और फिर जनन उपकला हो गया, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक। अब देखिए इस उपकला स्तर के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती है। जो जनन उपकला होती है यानी जो शुक्र जनन नलिका की संरचना हमने देखी, उसमें हमने क्या देखा कि अंदर साइड दो कोशिकाएं होती है। एक तो होती है सर्टोली सेल जिसका काम हमने आपको क्या बताया, क्या होता है, पोषण प्रदान करना, ठीक है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, ये काम ही होता है सर्टोली कोशिकाओं का। और दूसरी होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल यानी कि शुक्रजनक कोशिका। और शुक्रजनक कोशिका क्या करती है भैया, शुक्राणु का निर्माण करती है। क्या करती है, शुक्राणु निर्माण कर दी। तो शुक्राणु निर्माण करने का काम हो गया शुक्रजनक कोशिकाओं का, और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना किसका काम हो गया, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना का काम किसका हो गया, ये हो गया सर्टोली कोशिकाओं का काम, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है ये यूनिट होकर के मतलब एकजुट होकर के एक सीधी नलिकाएं बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। और ये नलिकाएं जो है एक जाल बनाती है जिसे हम वृषण जालक बोलते हैं यानी कि रेट टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी वृषण की संरचना को देखते हैं, ठीक है, तो वृषण की संरचना में हमको क्या देखना है, ये हमारी वृषण की संरचना है। अब इस वृषण की संरचना में हमने क्या कहा कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है आपस में यूनिट हो जाती हैं, यूनिट बन जाती है मतलब एक हो जाती हैं। और सभी की सभी ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये यूनिट होकर के एक जाल बना लेती हैं, ठीक है। और इस जाल को हम क्या बोलते हैं, इस जाल को हम क्या बोलते हैं, वृषण जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या वृषण जालिका बोलते हैं, रेट टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस यानी कि वृषण जालिका। अगर आप लोगों को इसका नाम भी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, वृषण जालिका, ठीक है, वृषण जालिका। तो वृषण जालिका यानी कि वृषण जाल आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, वृषण जालिका ही आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, ये शुक्र जनन नलिकाएं यूनिट की तरह बन जाती हैं, एक हो जाती हैं और सीधी होकर के ट्यूबुलाई रेक्टाई बनाती हैं, ठीक है, रेट टेस्टिस का निर्माण करती हैं। और रेट टेस्टिस आपस में मिलकर के एक जाल बनाते हैं और उस जाल को हम बोलते हैं वृषण जालिका, ठीक है, यानी कि रेट टेस्टिस। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको। क्या कहा हमने कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है ये एकजुट हो जाती है और अंदर की ओर जब इकट्ठा हो जाती है तो एक सक्रिय संरचना बना लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस लंबी संरचना को हम क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है कि ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है, ये वाली संरचना आपको जो दिखाई दे रही है ये है ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जब जुड़ जाते हैं तो एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं जिस जाल को हम क्या बोलते हैं, वृषण जालिका। दोनों पॉइंट आपको क्लियर। ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होते हैं यही वृषण जालिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ट्यूबुलाई रेक्टाई का निर्माण कहां से हो रहा है, तो इनका निर्माण हो रहा है शुक्र जनन नलिकाओं के इकट्ठा होने से।
तो शुक्र जनन नलिकाएं जब इकट्ठा हो रही है तो ट्यूबुलाई रेक्टाई बना रही हैं, ठीक है। और ट्यूबुलाई रेक्टाई आपस में एक जाल बना लेते हैं, जिस जाल को हम बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा जाल दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस जाल को पूरा पूरा को हम बोलते हैं वृषण जालिका, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेट टेस्टिस, क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब आइए आगे की ओर। तो शुक्र जनन जो नलिकाएं थी ये यूनिट हो गई, एक हो गई, और उसके बाद एक सीधी नलिका बना ली जिसको हमने क्या बोला, ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है एक जाल बना लेते हैं, जिस जाल को हम क्या बोलते हैं, वृषण जालक या वृषण जालिका, ठीक है। तो वृषण जालक भी लिख सकते हैं आप लोग, वृषण जालिका भी आप लोग लिख सकते हैं। अब ये जो वृषण जालक हैं, इन वृषण जालक से 15 से 20 की संख्या में कुंडलित नलिकाएं जो है निकलती है, जिन्हें हम वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिन्हें हम वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, ठीक है। और ये नलिकाएं क्या करती है, शुक्राणु को लेकर के अधिवृषण के कैपुट भाग में डाल देती हैं, ठीक है। आपको आगे की कहानी काफी आसान लगेगी, थोड़ा सा बस आपको यहां पे समझना है। अब हमने क्या कहा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा वृषण जालक है, इस वृषण जालक से इस प्रकार से 15 से 20, ठीक है, इस प्रकार से 15 से 20 ये 15 से 20 पतली नलिकाएं जो है इस प्रकार से निकलती है, और इन पतली नलिकाओं को हम बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया का काम क्या है कि इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर जो शुक्राणु बना है, उस शुक्राणु को कहां पहुंचाना, उस शुक्राणु को पहुंचाना अधिवृषण वाले भाग में। किसके भाग में, अधिवृषण वाले भाग में। तो अधिवृषण आपको याद रखना है कि यहां से लेकर के यहां से ये जो पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी संरचना, ये पूरा का पूरा अधिवृषण का भाग होता है, ठीक है। पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो संरचना है वो हमारा अधिवृषण का भाग होता है। तो अधिवृषण 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कैपुट भाग होता है पहला, ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग को हमने कैपुट भाग बोल दिया। बीच वाला भाग जो अधिवृषण का होता है इसको हम कार्पस बोलते हैं, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम कॉडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कॉडा भाग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉडा भाग, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कॉडा भाग, ठीक है। तो 3 भाग होते हैं अधिवृषण के, एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो गया कैपुट भाग जो सबसे ऊपरी वाला भाग है। तो वासा इफ्रेंसिया क्या करती है कि यहां पे जो शुक्राणु बनकर के आया हुआ है इस वृषण जाल के अंदर, इस वृषण जालक के अंदर जो भी शुक्राणु हैं, उन शुक्राणुओं को, ये जो नलिकाएं हैं 15-20 सक्रिय नलिकाएं, ये नलिकाएं क्या करती है, शुक्राणुओं को लेकर के कहां छोड़ देती है, यहां पे, यानी अधिवृषण के कैपुट वाले भाग में, ठीक है। तो अधिवृषण 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ये जो पूरी की पूरी संरचना है, ये पूरी की पूरी संरचना, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिवृषण, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिवृषण। तो अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस। तो अधिवृषण 3 भागों से मिलकर बना है, कैपुट भाग, कार्पस भाग और कॉडा भाग, ठीक है। तो अधिवृषण तक छोड़ देना किसका काम होता है, ये होता है वासा इफ्रेंसिया का काम। तो वासा इफ्रेंसिया लंबी नलिकाएं होती है 15-20 की संख्या में, जो शुक्राणुओं को यहां से ले जाकर के कहां छोड़ देती हैं, कैपुट वाले भाग में छोड़ देती हैं, अधिवृषण के कैपुट वाले भाग में छोड़ देती हैं, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसी हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है थोड़ा सा, अब हमने क्या बोला, यहां पे हमने आपको बोला कि जो वृषण जालक होते हैं, वृषण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती है, जिन्हें हम वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। और ये वासा इफ्रेंसिया क्या करती है, शुक्राणु को ले जाकर के अधिवृषण के कैपुट वाले भाग में डाल देती हैं, ठीक है, यानी कैपुट वाले भाग में ले जाकर के छोड़ देती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अधिवृषण की, यानी कि एपिडिडाइमिस की, ठीक है। तो अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस, यह एक अनियमित सक्रिय संरचना होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है, अधिवृषण की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इस अधिवृषण का काम क्या होता है, तो एक इंपॉर्टेंट काम होता है भैया अधिवृषण का, और वो काम ये है कि जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, शुक्राणु, तो शुक्राणु का जो परिपक्वन होता है, ठीक है, शुक्राणु का परिपक्वन जो है कहां होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि
कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां पे होता है, शुक्राणु कहां पे पहुंच के मैच्योर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वो कहां पर होता है, वो होता है अधिवृषण के अंदर, यानी कि एपिडिडाइमिस के अंदर। तो एपिडिडाइमिस में आपको बस इतना याद रखना है कि जो अधिवृषण होता है यह एक 6 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है, और इसका मेन काम होता है शुक्राणुओं का परिपक्वन करना। ठीक है, तो अगर अधिवृषण की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि अधिवृषण जो है 6 सेंटीमीटर यहां से लेकर के ये पूरी जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, यहां से लेकर यहां तक की संरचना, ये पूरी संरचना होती है अधिवृषण की। ठीक है, और अधिवृषण 3 भागों से मिलकर बना होता है, कैपुट भाग, कार्पस भाग और कॉडा भाग। 3 भागों से मिलकर के अधिवृषण बना होता है, और इन अधिवृषण का काम होता है शुक्राणुओं का परिपक्वन करना। तो अधिवृषण वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, अधिवृषण हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं कहां, शुक्रवाहिनी में, यानी कि वास डिफरेंस में। किसमें, वास डिफरेंस में, यानी कि शुक्रवाहिनी में। तो देखिए यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, और यह अधिवृषण के पश्च भाग से होकर के ऊपर साइड की ओर बच्छन नाल से होकर के कहां जाती है, उदरीय गुहा में प्रवेश करती है, और यह मूत्राशय के चारों ओर लूप बनाती है। क्या बनाती है, चारों ओर जाकर के लूप बनाती है। वह अब ये जाकर के शुक्राशय वाहिनी के साथ मिल जाती है और एक स्खलन वाहिनी का निर्माण कर देती है, जो कि बाद में मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा यहां पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। चलिए, हमने आपको क्या बताया, यहां पे आपको देखना है, ये हमारे पास एक पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में हमने आपको क्या बताया, ठीक है, हमने आपको यह बताया कि जो शुक्रवाहिनी होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये है शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये है शुक्रवाहिनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ये है वास डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये वास डिफरेंस है, यानी कि शुक्रवाहिनी। तो देखिए अब ये शुक्रवाहिनी कहां से निकलती है, तो ये अधिवृषण के सबसे नीचे वाले भाग से। कहां से निकलती है, अधिवृषण के निचले भाग से। तो अधिवृषण के निचले वाले भाग से ये शुक्रवाहिनी निकलती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये पूरा का पूरा अधिवृषण होता है, यानी कि एपिडिडाइमिस। और अधिवृषण के निचले वाले भाग से, अधिवृषण के निचले वाले भाग से, यहां से अधिवृषण के निचले वाले भाग से ये निकल करके जा रही है। ठीक है, तो इस नली को हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। और ये 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये कहां से निकलती है, तो ये अधिवृषण, एपिडिडाइमिस यहां पे लिखा हुआ है ना। एपिडिडाइमिस का मतलब क्या होता है, एपिडिडाइमिस का मतलब होता है अधिवृषण। तो अधिवृषण के निचले भाग से निकलती है क्या, अधिवृषण के निचले भाग से निकलती है शुक्रवाहिनी, यानी कि वास डिफरेंस। और अधिवृषण के निचले भाग से निकलने के पश्चात ये ऊपर जाती है। कहां, ऊपर जाती है, और ये जाकर के उदर गुहा के ऊपर प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है, उदर गुहा के ऊपर प्रवेश कर जाती है। और उदर गुहा के ऊपर जाती है, और ये जो पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो मूत्राशय होता है, क्या होता है, ब्लैडर मतलब मूत्राशय। ये जो पूरा का पूरा मूत्राशय है, ठीक है, मूत्राशय के चारों ओर आकर के एक लूप बनाती है। लूप मतलब एक गोलाकार संरचना बना रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी शुक्रवाहिनी होती है ये 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, अधिवृषण के निचले भाग से निकलती है और ऊपर की ओर जाती है, उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। और ज्यादा ऊपर जाने के बाद ये क्या करती है, मूत्राशय के चारों तरफ एक लूप बना लेती है। ठीक है, और लूप बनाने के बाद क्या करती है, ये आगे जाकर के शुक्राशय की वाहिनी से मिल जाती है। किसकी वाहिनी से, शुक्राशय की वाहिनी से। और किसका निर्माण करती है, तो ये स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट, अगर डायग्राम का आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, तो इतने पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या कहा कि ये जो शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी गई कहां गई, मूत्राशय के पीछे साइड, और एक लूप बना लेते हैं इस प्रकार से। और लूप बनाने के बाद ये देखिए यहां पे जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है, आपको ये जो पिंक कलर से आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं शुक्राशय, यानी कि सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल को हम क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। ठीक है, शुक्राशय।
तो ये जो शुक्र वाहिनी ऊपर साइड आई है तो मूत्राशय के पीछे से होती हुई आएगी और ये शुक्राशय की जो नली होती है, शुक्राशय की जो वाहिनियां होती है, उनकी वाहिनियों के साथ मिलकर के यहां पे किसका निर्माण कर देती हैं, स्खलन वाहिनी का। ठीक है, तो यहां पे एक वाहिनी बन जाती है, एक नली बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। क्या बोलते हैं, स्खलन वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। ठीक है, यानी कि इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आप लोगों ने वहां पे देखा, सेम वही चीज हमने आपको यहां पे बताई कि जो शुक्र वाहिनी होती है 45 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, ये अधिवृषण के निचले भाग से निकलती है और निकल करके ऊपर की ओर जाती है, उदर गुहा की साइड, और ऊपर जाने के पश्चात मूत्राशय के चारों तरफ एक लूप बना लेती है। ठीक है, और लूप बनाने के बाद क्या करती है, जब ये नीचे आती है अंदर साइड, तो ये शुक्राशय जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो शुक्राशय की वाहिनियों के साथ, शुक्राशय की वाहिनी के साथ ये जो शुक्र वाहिनी होती है, ठीक है, जो शुक्र वाहिनी होती है, ये शुक्राशय की जो वाहिनियां होती है उनके साथ मिलकर के यहां पे स्खलन वाहिनी का निर्माण कर लेती हैं। किसका निर्माण कर लेती हैं, स्खलन वाहिनी का निर्माण कर लेती हैं। ये पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्र वाहिनी क्या होती है और शुक्र वाहिनी का काम क्या होता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अधिवृषण से यहां पे निकली है शुक्र वाहिनी, तो शुक्र वाहिनी का काम होता है शुक्राणुओं को ले जाना। तो शुक्र वाहिनियां क्या करती है, शुक्राणुओं को ले जाकर के छोड़ देती है, कहां, ये ले जाकर के छोड़ देती है यहां पे। ठीक है, मैथुन क्रिया के दौरान ये शुक्र वाहिनियां क्या करती है कि शुक्राणुओं को ले जाकर के छोड़ देती है, कहां पे, यहां पे स्खलन वाहिनी तक। तो जैसे ही शुक्र वाहिनी शुक्राशय की वाहिनियों के साथ मिलती है तो वह एक दूसरी वाहिनी का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या हो गया, ये मान लीजिए हो गया शुक्राशय। ठीक है, ये हो गया शुक्राशय की वाहिनी यानी शुक्राशय की नली हो गई। और ये मान लीजिए इधर से क्या आ रही है, इधर से आ रही है क्या, इधर से आ रही है शुक्र वाहिनी। तो ये शुक्र वाहिनी देखिए, ये शुक्राशय की वाहिनी हो गई, ये शुक्राशय की वाहिनी हो गई और ये हो गई शुक्र वाहिनी। तो शुक्राशय की वाहिनी और शुक्र वाहिनी ये जब दोनों मिलेंगी तो एक यहाँ पे नलिका का निर्माण कर रही है, जिसको हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। ठीक है, तो शुक्राणुओं को ले जाने का काम कौन करेगी, तो शुक्र वाहिनी करेगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। शुक्राणु का निर्माण कहां हुआ, तो शुक्राणु का निर्माण हुआ शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर, और शुक्र जनन नलिकाओं के बाद शुक्राणु कहां गया, शुक्राणु जाता है अधिवृषण में, जहां पे वो परिपक्व होता है। फिर अधिवृषण से क्या होता है, अधिवृषण से एक नलिका लगी होती है जिसको हम बोलते हैं शुक्र वाहिनी। तो शुक्र वाहिनी के माध्यम से शुक्राणु ऊपर की ओर जाते हैं और स्खलन वाहिनी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो हमने आपको पूरा का पूरा यहां पे डिटेल में कवर करा दिया कि जो शुक्र वाहिनी होती है ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और यह अधिवृषण के पश्च भाग से निकलती है, यानी अधिवृषण का जो सबसे निचला भाग होता है, कोड़ा भाग, वहां से निकलती है और निकलने के पश्चात ये वक्षण नाल से होकर के यानी ऊपर की ओर जाती है उदर गुहा साइड, और उदर गुहा में जाने के पश्चात ये क्या करती है, मूत्राशय के चारों तरफ, मूत्राशय का संरचना भी अभी हमने आपको दिखाया, मूत्राशय की संरचना के चारों तरफ लोब बना लेती है और ये शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर के किसका निर्माण करती है, स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है, और जो बाद में मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं। और ये जो स्खलन वाहिनी है ना, ये आगे जाकर के मूत्र मार्ग से ही खुलती है। आप लोगों को ये डाउट होगा कि स्खलन वाहिनी अलग होगी और मूत्र वाहिनी अलग होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मूत्र की वाहिनी होगी उसी मूत्र वाहिनी यानी जो मूत्र मार्ग होगा, मूत्र मार्ग से जाकर के कौन मिल जाएगा, मूत्र मार्ग से जाकर के स्खलन वाहिनी मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो शुक्र वाहिनी भी आपको समझ में आ गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा की। तो मूत्र मार्ग की जब भी हम बात करते हैं, आप देखेंगे मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलती है और मूत्र वाहिनी निकल करके ये स्खलन वाहिनी से मिल जाती है और आपको याद रखना है कि मूत्र मार्ग बनाती है। किसका निर्माण करती है, मूत्र मार्ग बनाती है। तो हमने क्या कहा कि मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय से आप देखेंगे मूत्र वाहिनी निकलेगी, तो मूत्राशय की जो वाहिनी होती है मूत्र वाहिनी, वो आगे निकल करके आती है और स्खलन नलिका के साथ मिल जाती है और एक मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। और यह 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ठीक है, जो मूत्र मार्ग होता है ये 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कि शिश्न के शिखर पर जाकर के
मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुल जाती है, ठीक है, बाहर खुल जाती है। और इसके दो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, ठीक है, मूत्र मार्ग के दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं। इनके कार्यों को समझने से पहले थोड़ा सा हम डायग्राम में समझते हैं कि जो हमारा मूत्र मार्ग है वो कहां पे होता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलती है जो कि स्खलन वाहिनी के साथ मिलकर के मूत्र मार्ग बनाती है। और ये मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो कि शिश्न के शिखर पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा डायग्राम में समझना है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं हमने क्या कहा कि जो मूत्राशय की वाहिनी होती है, तो ये है मूत्राशय और मूत्राशय की ये वाहिनी है मूत्र वाहिनी। ये मूत्र वाहिनी आई नीचे साइड, ठीक। अब ये मूत्र वाहिनी क्या करेगी, ये जो स्खलन वाहिनी है, स्खलन वाहिनी और मूत्र वाहिनी ये दोनों क्या करेगी, मिल जाएगी। और ये एक लंबी 20 सेंटीमीटर लंबी 20 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, इस नली को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। तो मूत्र मार्ग जो है 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो कहां पे बन जाती है, तो ये मूत्राशय की जो वाहिनी होती है मूत्र वाहिनी और मूत्र वाहिनी के साथ जो स्खलन वाहिनी होती है, ये दोनों मिलकर के एक लंबी 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका का निर्माण कर देते हैं। और इस 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका को ही हम बोलते हैं मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। और इसी मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र क्या होगा, बाहर उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, ठीक है, जो कि कहां पे बनती है, तो मूत्राशय की वाहिनी यानी मूत्र वाहिनी और स्खलन वाहिनी आपस में मिलकर के मूत्राशय की वाहिनी का निर्माण करते हैं यानी कि मूत्र मार्ग का निर्माण करती हैं। तो मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा जो होता है भैया, इसी के माध्यम से जो वीर्य होगा वो भी स्खलित होता है और जो मूत्र होता है वो भी क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो आपको याद रखना है दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं, किसके, दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं, किसके, तो आपको याद रखना है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट कार्य हैं मूत्र मार्ग के। मूत्र मार्ग का जो पहला इंपॉर्टेंट कार्य होता है ये होता है मूत्र का उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन करना, मूत्र का उत्सर्जन करना। तो मूत्र का उत्सर्जन करना किसका काम है भैया, मूत्र का उत्सर्जन करना ये मूत्र मार्ग का काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है वीर्य का स्खलन करना, ठीक है। मैथुन की क्रिया के दौरान जब वीर्य स्खलित होता है, ठीक है, सीमेन जब बाहर गिरता है, ठीक है, तो सीमेन जब बाहर आता है तो उस बाहर आने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्खलित होना, ठीक है। तो शिश्न या पेनिस के माध्यम से आप देखेंगे मूत्र मार्ग की सहायता से जब वीर्य बाहर आएगा तो हम बोलते हैं वीर्य स्खलन, ठीक है। तो वीर्य का स्खलन करना ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, किसके, ये दो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं मूत्र मार्ग के, ठीक है। मूत्र मार्ग का पहला काम है मूत्र का उत्सर्जन करना और दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है, वीर्य का स्खलन करना। तो मूत्र मार्ग आपको समझ में आ गया, 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिसके माध्यम से मूत्र का उत्सर्जन होता है और वीर्य का स्खलन होता है। दोनों पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है इसके कार्यों को। और ये जो मूत्र मार्ग होता है ना, ये कहां जाके खुलता है, तो जो पेनिस की संरचना होती है, मूत्र मार्ग की संरचना के चारों तरफ पेनिस होता है और पेनिस का जो लास्ट भाग होता है जहां पे मूत्र जनन छिद्र होता है, वहीं मूत्र जनन छिद्र में जाकर के मूत्र मार्ग क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। तो डायग्राम में आप लोग देख भी सकते हैं, यहां पे पूरा का पूरा आप लोग डायग्राम में बाकायदे से देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है। तो ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये है क्या, ये है पेनिस यानी कि शिश्न की संरचना, ठीक है। ये पूरे के पूरे एक शिश्न यानी कि पेनिस की संरचना है। तो ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो संरचना होती है ये किसकी संरचना है, ये शिश्न या पेनिस की संरचना है, ठीक है। ये जो संरचना दिखाई देती है ये पेनिस की संरचना है यानी कि शिश्न की संरचना है। तो शिश्न या पेनिस की संरचना के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मूत्र मार्ग आ रहा है, मूत्र मार्ग आने के पश्चात ये जो मूत्र जनन छिद्र है, जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है शिश्न का यानी पेनिस का, जिसको हम बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, इस मूत्र जनन छिद्र में आकर के, इस छिद्र में आकर के मूत्र मार्ग खुल जाता है और मूत्र का उत्सर्जन भी इसी में से होता है और वीर्य का स्खलन भी कहां से होता है, मूत्र मार्ग से ही होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचे हुए हैं, ठीक है। मूत्र मार्ग हो गया, फिर इसके बाद शिश्न बचा हुआ है, शिश्न यानी कि पेनिस। तो शिश्न या पेनिस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यह किसी भी पुरुष का यानी किसी भी नर का मैथुनी अंग होता है जो कि मैथुन की प्रक्रिया में यानी कि कॉपुलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है, संभोग की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो मैथुन की क्रिया में जो भाग लेगा, ठीक है, मैथुन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं
मैथुन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं मैथुनी अंग। तो ये जो शिश्न या पेनिस होता है ये किसी भी मेल का मैथुनी अंग होता है, मतलब मैथुन की क्रिया में भाग लेता है। ठीक, इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है, इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है ये फूला हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं? शिश्न मुंड। तो ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए इस प्रकार से पेनिस की संरचना है। ठीक है, इस प्रकार से पेनिस की संरचना है। अब पेनिस की संरचना में ये तो मूत्र मार्ग आता है बीच में, मूत्र मार्ग यानी कि मूत्र की नली हो गई। ठीक, यानी कि जिसमें से वीर्य का स्खलन और मूत्र का उत्सर्जन होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्वतंत्र फूला हुआ सिरा होता है, ठीक है, जो शिश्न का आगे वाला फूला हुआ सिरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शिश्न मुंड। तो आपको याद रखना है कि शिश्न का जो आगे का फूला हुआ भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शिश्न मुंड बोलते हैं। और यह एक उत्थनशील अंग होता है। क्या होता है? यह एक उत्थनशील अंग होता है। उत्थनशील का मतलब क्या होता है? तो उत्थनशील और संवेदी अंग होता है। ठीक है, उत्थनशील अंग होता है। उत्थनशील अंग का मतलब क्या होता है कि ये जो पेनिस या शिश्न की संरचना होती है इसके चारों तरफ, यहां पे और यहां पे, ठीक है, इसके चारों तरफ कहां कहां पे, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये खाली कोटर होते हैं, खाली जगह होती है, खाली कैप्चर करने के लिए जगह होती है। और जैसे ही इन खाली कोटरों में, इन खाली जगहों में आकर के ब्लड भर जाता है, वैसे ही जो पेनिस की साइज होती है ये भी बड़ी हो जाती है और पेनिस भी क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिस का इरेक्ट होना। इरेक्ट मतलब सीधा होना। तो नॉर्मल कंडीशन में पेनिस की साइज भी छोटी रहेगी, लेकिन मैथुन क्रिया के दौरान जो है आप देखेंगे कि जो ब्लड के खाली कोटर होते हैं, खाली कोटरों में आकर के ये जो खाली कोटर होते हैं पेनिस के, यहां पे आकर के ब्लड वगैरह भर जाते हैं, जिस कारण से पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है, टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से मैथुन की क्रिया में आसानी होती है। तो शिश्न जो है यह किसी भी पुरुष का मैथुनी अंग होता है जिसका स्वतंत्र सिरा फूला हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम शिश्न मुंड बोलते हैं। यहां तक के सारे पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास यहां पे कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं। तो यहां पे सहायक ग्रंथियां बची हुई है। सहायक ग्रंथियों में सबसे पहली सहायक ग्रंथि है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल को हम बोलते हैं शुक्राशय। तो शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? तो शुक्राशय की संख्या होती है 2। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? तो 1। इसके पहले आपने क्या देखा? इसके पहले आपने क्या देखा? पेनिस, इसकी भी संख्या होती है 1। मूत्र मार्ग की संख्या भी कितनी होती है? 1। फिर इसके बाद आपने शुक्रवाहिनी देखी। शुक्रवाहिनी की संख्या आपको लिख लेना कितनी होती है? शुक्रवाहिनी की संख्या होती है 2। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आपको नोट डाउन करते रहना है। फिर आपको यहां पे सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो पहली जो सहायक ग्रंथि है वो होती है शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल। और शुक्राशय एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा वीर्य का लगभग 70% भाग जो है निर्माण किया जाता है। कितना प्रतिशत भाग? देखिए 70% भाग वीर्य का निर्माण किया जाता है। सीमेन यानी कि वीर्य का लगभग 70% भाग कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है, यानी कि सेमिनल वेसिकल बनाता है। तो शुक्राशय में आप देखेंगे एक विशेष प्रकार के सेमिनल द्रव का सिक्रेशन होता है। शुक्राशय के अंदर से एक सेमिनल द्रव होता है जिसको हम बोलते हैं तरल वीर्य। ठीक है, तो सेमिनल द्रव के अंदर वीर्य होता है और वीर्य का सिक्रेशन कौन करता है? तो 70% जो वीर्य का सिक्रेशन होता है कौन करता है? 70% वीर्य का सिक्रेशन कौन करता है? शुक्राशय करता है, यानी कि सेमिनल वेसिकल करता है। ये पॉइंट नोट डाउन करके आप लोगों को रखनी है। ठीक है, और इन्हीं वीर्य के अंदर आकर के शुक्राणु जो है क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। शुक्राशय की संरचना अगर आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से आपको शुक्राशय की संरचना जो है दिखाई देती है। ठीक है, शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? शुक्राशय की संख्या होती है 2। और शुक्राशय के द्वारा सेमिनल वेसिकल यानी कि एक विशेष प्रकार का सेमिनल द्रव निकलता है। उस सेमिनल द्रव में 70% वीर्य की मात्रा होती है, यानी 70% वीर्य का निर्माण कौन कर रहा है? शुक्राशय कर रहा है। शुक्राशय की संरचना अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमने आपको पहले ही हालांकि दिखा दी है। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये होते हैं शुक्राशय। ठीक है, ये होते हैं शुक्राशय। ये शुक्राशय, एक शुक्राशय ये हो गया और दूसरा शुक्राशय ये हो गया। ठीक है, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। तो शुक्राशय की संख्या होती है 2। ठीक है, और शुक्राशय का काम होता है 70% वीर्य का निर्माण करना। ठीक है, और फिर आप जैसे ही शुक्राशय के आगे आप लोग मूत्र मार्ग में जाएंगे, मूत्र मार्ग में एक सिंघाड़े नुमा आकृति की, यानी जैसे सिंघाड़ा होता है ना, ट्रापा, आप लोग सिंघाड़ा तो खाए होंगे, आप लोग देखे भी होंगे। तो सिंघाड़े का जो
फल होता है उस सिंघाड़े के फल के जैसे आकृति की एक संरचना होती है, एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? बाकी के 30% वीर्य का फॉर्मेशन कौन करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये वाली जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? इस ग्रंथि को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इस प्रकार से सिंघाड़े नुमा संरचना की होती है। कैसी होती है? सिंघाड़े नुमा संरचना होती है किसकी? प्रोस्टेट ग्रंथि की। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? बाकी के बचे हुए 30% वीर्य का निर्माण करती है। तो 70% वीर्य का फॉर्मेशन किसने कर दिया? शुक्राशय ने कर दिया। और बाकी का बचा जो 30% है उसका निर्माण कौन कर दिया? बाकी के 30% का निर्माण कौन कर दिया? तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है किसने कर दिया। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि ने कर दिया। तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी आप लोगों ने कवर कर ली। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि में आपको क्या याद रखना है? ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसकी आकृति कैसी होती है? तो आपको याद रखना है इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है सिंघाड़े नुमा। कैसी होती है? इसकी आकृति होती है सिंघाड़े नुमा। ठीक है, सिंघाड़े नुमा आकृति होती है इसकी, सिंघाड़े नुमा आकृति होती है। फिर इस ग्रंथि का जो स्राव होता है वो वीर्य का लगभग 20 से 30% हिस्सा बनाता है। यानी लगभग 30% वीर्य का फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। तो टोटल 100% वीर्य में से 70% वीर्य का निर्माण करना शुक्राशय का काम है और बाकी के बचे 30% का काम करना किसका है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि का काम है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि आपको याद रखना सिंघाड़े नुमा आकृति की होती है और इसका काम होता है 30% लगभग वीर्य का सिक्रेशन करना। तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी आप लोगों ने कवर कर ली। इसके बाद हमारी एक आखिरी ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं काउपर ग्रंथि। ठीक है, और ये काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम क्या है? वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, वाल्वो यूरेथ्रल। तो वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि हम बोलते हैं किसको? काउपर ग्रंथि को। काउपर ग्रंथि जो है एक विशेष प्रकार के द्रव का सिक्रेशन करती है। क्या करती है? यह एक विशेष प्रकार के द्रव का सिक्रेशन करती है और ये जो द्रव निकलता है ना, ये जो काउपर ग्रंथि होती है, इस काउपर ग्रंथि से एक द्रव निकलता है, विशेष प्रकार का द्रव, जो कि क्या करता है? योनि को चिकना बनाने का काम करता है। ठीक है, महिला की जो योनि या वजाइना होती है उसको चिकना करने का काम करता है। अब जब महिला की योनि या वजाइना चिकनी हो जाएगी, इसका फायदा ये होगा कि जब मैथुन की प्रक्रिया होगी उस मैथुन की प्रक्रिया में काफी आसानी होगी। अगर योनि चिकनी होगी तो मैथुन की प्रक्रिया में आसानी होगी, आसानी से जो है शुक्राणु भी किसी भी महिला की योनि के अंदर आसानी से जाएंगे। ठीक है, और मैथुन की क्रिया भी आसानी होगी। तो इनका जो स्राव होता है वो चिकना होता है। यानी यह ग्रंथि एक विशेष प्रकार के चिकने द्रव का सिक्रेशन करती है और यह द्रव क्या करता है? योनि को चिकना बनाता है ताकि मैथुन की प्रक्रिया जो है सुगमता से हो सके, आसानी से हो सके। फिर इसके बाद आपको देखना है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता होती है उसको भी समाप्त करता है। जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, पुरुषों का जो मूत्र मार्ग है उसमें अम्लीयता ज्यादा होती है, उस अम्लीयता को कंट्रोल करना भी किसका काम है? उस अम्लीयता को कम करना किसका काम है? यह काम होता है काउपर ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले विशेष प्रकार के द्रव का। तो काउपर ग्रंथि से जो द्रव निकलता है विशेष प्रकार का, ये योनि को चिकना बनाता है महिलाओं की, जिससे क्या होता है? मैथुन क्रिया में आसानी होती है और इसके अलावा मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता होती है उसको भी नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये महिलाओं के जो मूत्र मार्ग होते हैं ना, महिलाओं के मूत्र मार्ग में होता क्या है? अम्लीयता ज्यादा होती है। तो महिलाओं की मूत्र मार्ग की अम्लीयता को भी ये कम करता है। क्यों? क्योंकि अगर मूत्र मार्ग में अम्लीयता ज्यादा रहेगी तो शुक्राणु जो है योनि में पहुंचने के बाद ज्यादा मात्रा में नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अंदर अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएंगे, तो निषेचन वगैरह की प्रक्रिया तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए ये क्या करता है कि मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता होती है उसको भी कम करने का कार्य करता है। तो ये सहायक ग्रंथियों में हमने 3 ग्रंथियां पढ़ी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और ये है काउपर ग्रंथि यानी कि वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब अगर इसकी संरचना अगर आपको देखनी है तो इसकी संरचना भी अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ये है वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, ये यहां पे 2 की संख्या में कौन सी ग्रंथि होती है? यहां पे 2 की संख्या में दाने के समान एकदम से छोटी छोटी संरचना में वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि यानी कि काउपर ग्रंथि होती है। ठीक है, काउपर ग्रंथि होती है। तो ये होती है यहां पे काउपर ग्रंथि। ठीक है, काउपर ग्रंथि। और काउपर ग्रंथि क्या करती है भैया? काउपर ग्रंथि जो होती है एक विशेष प्रकार के द्रव का सिक्रेशन करती है और ये द्रव क्या करता है? योनि को जाकर के चिकना बनाता है, जिससे मैथुन की क्रिया क्या होती है? आसान होती है। तो पूरे के पूरे फाइनली नर जनन तंत्र को हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले वृषण यानी कि टेस्टिस के बारे में पूरी इंपोर्टेंट जानकारी दी है।
हमने पूरे के पूरे टेस्टिस यानी कि वृषण की संरचना को भी कवर कर लिया है। साथ ही साथ इसके बाद हमने सहायक नलिकाओं के बारे में पढ़ा, हमने मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ा, मूत्र वाहिनी के बारे में पढ़ा, अधिवृषण के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा वृषण जालिका क्या होती है, वृषण जालक क्या होते हैं, ठीक है, शुक्र जनन नलिकाएं क्या होती है। तो सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट नलिकाएं हैं उनके बारे में हमने डीप में अध्ययन किया। फिर हमने बाह्य जननांग यानी कि पेनिस या शिश्न के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में कवर किया। इसके बाद हमने जो सहायक ग्रंथियां होती है, सहायक ग्रंथियों में हमने काउपर ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया, शुक्राशय के बारे में पढ़ लिया और प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। काउपर ग्रंथि की संख्या भी आपको याद रखनी है, कितनी होती है, काउपर ग्रंथि की संख्या होती है 2। तो ये पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। जितने इससे क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बता दिए, और पूरा का पूरा वृषण की संरचना आपसे बननी चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो डायग्राम आपसे अच्छे से बनना चाहिए। और छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।